सेहत कार्यक्रम में श्रोताओं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं शहर के जाने माने गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह। आपसे बातचीत का विषय रहेगा पैनक्रियाज का कैंसर, कारण, लक्षण और उपचार। डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। धन्यवाद एंड नमस्कार सभी श्रोताओं को। डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह, बहुत ही दुखद रहा कि प्रसिद्ध गजल गायक पंकज उधास हमारे बीच नहीं रहे, और जो कारण पता चला वो कारण ये कि उन्हें पैनक्रियाज का कैंसर था। इससे पूर्व भी स्टीव जॉब हो या हमारे पूर्व रक्षा मंत्री श्री मनोहर पारिकर हो, वो इसी रोग से ग्रस्त थे। हम जानना चाहेंगे कि पैनक्रियाज का कैंसर इतना भयावह क्यों है। देखिए, पैंक्रियाज जो होता है एक मांसल फ्लैशी ऑर्गन होता है। खास तौर से जो हमारा स्टमक होता है, पेट होता है, उसके पीछे की तरफ एक पत्ती के आकार का ऑर्गन होता है। इसकी लंबाई लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर लंबाई होती है और इसका जो वजन होता है करीबन वो 70 से 100 ग्राम तक होता है। अगर हम हिस्टोरिकली देखें, ऐतिहासिक रूप से देखें, तो ये जो ऑर्गन है ये सबसे लेट डिस्कवर्ड हुआ है हमारे पेट में, और इसका जो कार्य है उसको समझने में भी बहुत समय लगा है। इसका जो मुख्य कार्य होता है वो होता है पाचन और इंसुलिन सिक्रीट करना। इंसुलिन का काम होता है हमारी जो रक्त की शर्करा होती है, शुगर होती है, उसको कंट्रोल करना। और अगर हम पाचन की बात करें तो पाचन में भी जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है पैंक्रियाज का, वो होता है वसा यानी फैट का डाइजेशन। इसके अलावा जो हमारी प्रोटीन, जो हम लोग प्रोटीन खाते हैं, और इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट, उसका भी डाइजेशन करता है। लेकिन जो महत्वपूर्ण कार्य जो पैंक्रियाज का होता है वो होता है फैट और या वसा का पाचन। तो ये जो कैंसर हो जाता है, इसमें क्या कारण है इसका? देखिए, जो पैंक्रियाटिक कैंसर के जो कारण हैं वो बहुत सारे कारण देखे गए हैं। जैसे कि आनुवंशिक रूप से भी काफी लोग इसमें प्रेडिस्पोज होते हैं, रिस्क होता है उनको। और इसके अलावा जैसे बहुत सारे लोग स्मोकिंग करते हैं, देखा जाए तो स्मोकिंग और अल्कोहल दो ऐसे रिस्क फैक्टर हैं जो पैंक्रियाटिक कैंसर में महत्वपूर्ण माने गए हैं। इसके अलावा जैसे किसी को क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस है, क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस मतलब जिसको लंबे समय से पैंक्रियाज की बीमारी है, पैंक्रियाज सिकुड़ गया है, उसमें भी पैंक्रियाटिक कैंसर होने का डर रहता है। या जो लोग जिनको ओबेसिटी है, मोटापा है, शुगर के मरीज हैं, या जिनका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा नहीं है, उनमें पैंक्रियाटिक कैंसर होने का रिस्क ज्यादा रहता है। इसके साथ ही साथ कुछ सालों में हमने देखा है कि इसके जो केसेस हैं वो बढ़े हैं। अब उसका एग्जैक्टली क्या कारण है ये तो रिसर्च के बाद ही पता चल पाएगा। तो हम जानना चाहेंगे आपसे कि पैनक्रियाज में यदि कोई विकार होता है, खास तौर से जब हम कैंसर की बात करें, तो क्या लक्षण है जो प्रकट होते हैं? देखिए, ये आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात की है, बहुत ही अच्छा सवाल है ये कि जो पैंक्रियाटिक कैंसर है उसके लक्षण क्या होते हैं। देखिए, जो पैंक्रियाज का जो कैंसर होता है उसमें सबसे दुखद बात ये होती है कि शुरुआती अवस्था में इसके कोई लक्षण नहीं होते हैं। नॉर्मली जो हमारी पैंक्रियाज होती है उसको हम 3 भागों में विभक्त करते हैं। जैसे 3 पार्ट होते हैं, जैसे हेड रीजन कहते हैं, हेड ऑफ पैंक्रियाज मतलब पैंक्रियाज का जो सिर का भाग है, दूसरा उसकी जो बॉडी है, और तीसरा उसकी टेल यानी कि पूंछ वाला भाग। तो ये 3 भाग में हम विभक्त करते हैं। तो नॉर्मली जो सबसे ज्यादा कैंसर देखने को मिलता है वो होता है जो हेड रीजन होता है, उसका जो पैंक्रियाज का हेड रीजन में सबसे ज्यादा कैंसर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा बॉडी है और टेल रीजन है, टेल में कम देखने को मिलता है। तो जो ये हेड रीजन में पैंक्रियाटिक कैंसर डेवलप होता है, नॉर्मली जो हमारी पित्त नली होती है वो उसके अंदर से होके नीचे जाती है हमारे छोटी आंत में, जहां पे बाइल पहुंच के डाइजेशन करता है फैट का। तो ये जब कैंसर डेवलप होता है तो उस बाइल डक्ट को दबा देता है, और पेशेंट में कई बार पहला लक्षण पीलिया का होता है। तो देखिए, ये बहुत जरूरी बात है कि पैंक्रियाटिक कैंसर का ज्यादातर केसेस में वो होता है पेनलेस जॉन्डिस, यानी कि पेन रहित, बिना दर्द के पीलिया होना। अगर किसी मरीज को जिसका उम्र 50-60 से ज्यादा है और उसको बिना किसी दर्द के धीरे धीरे पीलिया हो रहा है तो पैंक्रियाटिक कैंसर का लक्षण हो सकता है। कई बार हमारे जो ग्रामीण क्षेत्रों में या हमारे जो लोगों में ऐसा लगता है कि पीलिया है और भाई कोई बात नहीं, झड़वा देते हैं, इसको झाड़ फूंक करवा देते हैं या कोई दवाई खा लेते हैं। वो गलत है। अगर आपको इस तरह का कोई लक्षण दिखाई पड़ रहा है आपके किसी भी बुजुर्ग में या किसी भी घर के सदस्य में, तो उसका एक जरूरी डॉक्टरी चेकअप होना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ ही अगर पैंक्रियाटिक कैंसर आसपास के एरिया में फैल जाता है तो उसमें मरीज को दर्द की शिकायत होने लगती है, जो कि पेट में ऊपर की तरफ दर्द होता है, और दर्द कभी कभी पीछे कमर की तरफ जाता है। इसके अलावा अगर पैंक्रियाटिक कैंसर फैल जाए, सपोज करो लीवर में चला जाए या इसके अलावा लंग में चला जाए या हड्डी में चला जाए, तो उसके लक्षण भी धीरे धीरे आने लगते हैं। लेकिन सबसे दुर्भाग्य की बात जो मैंने अभी बताई आपको, ज्यादातर कैंसर में शुरुआती अवस्था में कोई इसका लक्षण नहीं होता है। ज्यादातर कैंसर एटलीस्ट हमारे देश में 90% से जो ज्यादा कैंसर होते हैं वो एडवांस स्टेज में ही पता चलते हैं। जब ये एडवांस स्टेज में पता चलते हैं तो थोड़ा दिक्कत होती होगी इसके इलाज जी में। जी जी। हम जानना चाहेंगे कौन सी जांचें हैं जो आमतौर पर आप करवाते हैं? देखिए, जब भी कभी हम पैंक्रियाज का कैंसर सस्पेक्ट करते हैं, हमें संदेह होता है कि ये कैंसर हो सकता है,
तो उसमें बहुत सारी जांचें हम लोग करते हैं, जिनमें खून की जांचें हैं, जिनमें अल्ट्रासाउंड होता है पेट का, जिसमें सीटी स्कैन है, और अगर इसके अलावा भी हमें कभी संदेह होता है तो और भी एडवांस टेस्ट होते हैं, जैसे एंडोस्कोपी से भी पता चलता है, जिसे हम लोग ईआरसीपी कहते हैं। हालांकि ईआरसीपी आज के टाइम में उतना प्रयोग में नहीं लाया जाता है। आजकल जो सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण मॉडलिटी है वो है एंडोस्कोपी अल्ट्रासाउंड, जो कि पैंक्रियाज के लिए सबसे बेस्ट इंस्ट्रूमेंट होता है। इसमें क्या होता है कि जो हमारी एंडोस्कोप होती दूरबीन होती है वो मुंह के रास्ते से अंदर स्टमक के अंदर जाता है, और उसके आगे मुंह आने पे एक छोटा सा अल्ट्रासाउंड लगा होता है। उस अल्ट्रासाउंड से हम पूरी पैंक्रियाज को देख सकते हैं। इवन आधे सेंटीमीटर से भी छोटा ट्यूमर इस महत्वपूर्ण जांच से उसको पिकअप कर सकते, पकड़ सकते हैं। और ये जांच जो है हमारे उत्तराखंड में पिछले 2-3 सालों से उपलब्ध है। पहले तो हमारे सभी मरीजों को दिल्ली के लिए जाना पड़ता था, लेकिन आज के टाइम में किसी को भी दिल्ली जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। किसी भी अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल में और सरकारी हॉस्पिटल में ये सुविधा उपलब्ध है। और इसके अलावा कुछ ब्लड टेस्ट में जैसे कई मार्कर होते हैं, ट्यूमर मार्कर उनको हम बोलते हैं, वो भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो जांच इस बात पे निर्भर करती है कि पेशेंट की अवेलेबिलिटी कहाँ पे है, वो कैसे हॉस्पिटल में दिखा रहा है, या वो कहाँ किस टाइप की उसकी कंडीशन है। तो इसको बहुत ही अर्ली स्टेज में भी डिटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से ज्यादातर लोग लेट स्टेज में ही आते हैं। तो बहुत सारे हमारे पास टूल होते हैं जिनके माध्यम से हम पैंक्रियाज के कैंसर को पिकअप कर सकते हैं। जी, एक बार ये स्थापित हो जाए कि किसी मरीज को कैंसर है, तो इसमें उसको ये बताना और उसकी मनस्थिति ये काफी निर्भर करता है कि आगे वो किस तरह से रिस्पॉन्ड करेगा उस ट्रीटमेंट को। तो ये कितना मुश्किल काम है? देखिए, आज के जो ये कार्यक्रम के माध्यम से जो मुझे जो ये अपॉर्चुनिटी मिली है, मैं ये कहना चाहूँगा कि लोगों के अंदर कुछ भ्रांतियां हैं आम आदमियों में। वो ये है कि जब भी कभी पैंक्रियाटिक कैंसर डॉक्टर सस्पेक्ट करता है तो उसको प्रूव करना पड़ता है बायोप्सी से। छोटा सा टिश्यू लेते हैं हम लोग। ये हमारे जनमानस में एक भ्रांति है कि भाई बायोप्सी लेंगे तो ट्यूमर फैल जाएगा, या ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। कई बार वो ऐसे स्टेज में उसको डिनाई कर देते हैं कि जब पेशेंट को ट्रीट किया जा सकता है। तो मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जो बदलाव आए हैं पिछले कुछ सालों में इसकी जांच में, वो बहुत महत्वपूर्ण है। आजकल जो टेक्निक है जिनमें हम लोग इसके बायोप्सी लेते हैं, टिश्यू लेते हैं, वो पूरी तरह से सेफ हैं, जिनमें कॉम्प्लिकेशन यानी कि प्रॉब्लम होने का रिस्क बहुत कम है, और इसमें फैलने का रिस्क ना के बराबर है। और जहां से जिस जगह से हम लोग टिश्यू लेते हैं, नॉर्मली वो बाद में सर्जरी में कवर हो जाता। अगर हम मान भी लें कि 0.1% वो फैल सकता है, तो वो यूजुअली सर्जरी में कवर हो जाता है। तो सबसे पहला महत्वपूर्ण काम ये होता है कि जब भी हम सस्पेक्ट करते हैं पैंक्रियाटिक कैंसर, उसको हमें पहले सिद्ध करना पड़ता है कि ये पैंक्रियाज का कैंसर ही है। क्योंकि कई बार कैंसर से रिलेटेड बीमारी भी होती है, जैसे हालांकि ये बहुत ही रेयर बीमारी से पैंक्रियाटिक ट्यूबरकुलोसिस या अदर टाइप के ट्यूमर जो उतने लीथल नहीं होते हैं। तो सबसे पहला महत्वपूर्ण काम हमको ये प्रूव किया जाए, ये सिद्ध किया जाए कि ये कैंसर है। तो हमारा जो ट्रीटमेंट शुरुआत होता है वो इसी से होता है कि सबसे पहले ट्यूमर को डिटेक्ट किया जाए। इसके अलावा जो मेन मॉडलिटी है वो सर्जरी होती है। यूजुअली इसमें सर्जरी के माध्यम से इस बात पे निर्भर करता है कि ट्यूमर कहाँ पे है, और ट्यूमर को निकाल दिया जाता है। इसके बाद अगर हमें लगता है कि जरूरी है तो सर्जरी के साथ साथ हम लोग कई बार कीमोथेरेपी भी ऑफर की जाती है। आजकल इसकी कीमोथेरेपी काफी अवेलेबल है। लगभग देहरादून में, हमारे उत्तराखंड में कई सेंटर हैं जहाँ पे इसका ट्रीटमेंट उपलब्ध है। तो ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम किस स्टेज में ट्यूमर को डिटेक्ट कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, इसका इलाज क्या संभव है? इसमें सक्सेस रेट क्या है? देखिए, अगर हम इसके सक्सेस रेट की बात करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही डिसअपॉइंटिंग होता है। नॉर्मली हमारा होता है 5 साल का सर्वाइवल रेट, जिसमें कहते हैं कि भाई 5 साल तक कितना पेशेंट सर्वाइव करेगा। तो पैंक्रियाटिक कैंसर में चूंकि ये पैंक्रियाटिक कैंसर लेट डिटेक्ट होते हैं, और इसकी जो पोजीशन होती है वो जो हमारे वाइटल ऑर्गन होते हैं, वाइटल नसें होती हैं, उसके आसपास होती हैं। तो नॉर्मली इसमें जो 5 साल का सर्वाइवल हमारे मरीज का होता है वो 10% से कम ही होता है। तो अगर ये सही टाइम पे डायग्नोज नहीं होता है, सही इलाज इसका नहीं होता है, तो नॉर्मली इसका जो आउटकम है वो बहुत डिसअपॉइंटिंग होता है। जी, जब आउटकम आप बता रहे हैं कि इतना निराशाजनक है, डिसअपॉइंटिंग है, तो फिर किन बातों का ध्यान रखा जाए जी कि हम इसके बारे में जागरूकता फैलाएं, के बारे में जानकारी रखें? और यदि कोई भी लक्षण ऐसा प्रकट होता है, जो शुरुआती लक्षण आपने बताया कि पेनलेस जॉन्डिस, तो उस समय ही डॉक्टर के पास जाया जाए। देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने बताई है कि एक ऐसा ट्यूमर जिसका आउटकम बहुत खराब है,
उसको मुझे लगता है कि सबसे पहले रोकथाम बहुत ज़रूरी। रोकथाम में हम कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जिनको हम लोग अपने फॉलो कर सकते हैं, हम लोग उनको अपने दैनिक जीवन में ला सकते हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण है वो है स्मोकिंग। स्मोकिंग ना करें, धूम्रपान ना, सिगरेट स्मोकिंग, बीड़ी स्मोकिंग बहुत बड़ा कारण है पैंक्रियाटिक कैंसर होने का। हम लोग अपने क्लिनिक में या अपने हॉस्पिटल में जितने भी ज़्यादातर मरीजों को जिनसे भी हम लोग इंटरव्यू लेते हैं जिनको पैंक्रियाटिक कैंसर होता है, मेजॉरिटी 99% स्मोकर होते हैं। इसके अलावा शराब का सेवन ना करें और अपना जो वजन है उसको कंट्रोल रखें, शुगर को कंट्रोल रखें, नियमित एक्सरसाइज करें और भोजन में बहुत ही ऑयली भोजन या ऐसा भोजन जो बहुत ही कैलोरी डेंस हो, यानी कि जिसमें कैलोरी बहुत ज़्यादा हो, उस भोजन का यूजुअली कम करें, वो सेवन कम करें और रेगुलर एक्सरसाइज करें। और जो भोजन है उसमें खास तौर से हरी सब्जियों का और फलों का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि जो हरी सब्जियां होती हैं या फल होते हैं उनमें एंटीऑक्सीडेंट बहुत होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट हमारे जो शरीर में जो ट्यूमर सेल होती है, जो ट्यूमर सेल ग्रो करती है, यूजुअली उनको किल कर देते हैं। इसलिए इसको रोकथाम बहुत अच्छे से की जा सकती है। और दूसरी बात यह है कि अगर जरा सा भी संदेह होता है तुरंत अपने डॉक्टर को मिले बिना किसी देर के और इसका इलाज कराएं। जी, अंत में क्या कहना चाहेंगे हमारे श्रोताओं से? देखिए, मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से सभी श्रोताओं को ये कहना चाहूँगा कि पैंक्रियाटिक कैंसर एक दुर्भाग्यपूर्ण और जिसका आउटकम बहुत ख़राब है कैंसर होता है। और हमारे राज्य में भी काफ़ी इसका इंसिडेंस देखा जाता है, क्योंकि थोड़ा यहाँ का शराब और जो धूम्रपान का सेवन यहाँ होता है और इसमें रेड मीट भी काफ़ी हद तक रेस्पॉन्सिबल होती है। तो मैं सभी श्रोताओं को ये कहना चाहूँगा कि अच्छा जीवन शैली को अपनाएं और अपना वजन कंट्रोल रखें। शुगर के आप मरीज हैं तो शुगर कंट्रोल करें और धूम्रपान और शराब का सेवन और हरी सब्जियों का और फलों का सेवन अपने भोजन में जरूर करें। डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह, आज आप इस कार्यक्रम में आए और बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आपने पैनक्रियाज के कैंसर के संबंध में हमारे श्रोताओं के साथ साझा की। निश्चित तौर पर ये जो जानकारी आपने दी है ये लाभकारी सिद्ध होगी और हमारे श्रोता इस जानकारी का लाभ उठाएंगे। डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। धन्यवाद।